हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने हमें सिंपल क्लासिफिकेशन बताई। उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन के लिए 2 बेसिस लिए। सबसे पहले जिन ऑर्गेनिजम्स में रेड ब्लड प्रेजेंट है उनको उन्होंने एनीमा नेम दिया। एनीमा वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे, और जिनके पास में रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थे उनको उन्होंने एनाइमा कहा। एनाइमा नेम से ही पता लग रहा है, आगे ए लग रहा है, इसका मतलब एब्सेंट होता है। तो जिनके पास में आरबीसी एब्सेंट था उनको उन्होंने एनाइमा कहा, और जिनके पास में आरबीसी प्रेजेंट था उन्हें उन्होंने एनीमा कहा। और उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन की जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस किया। प्लांट्स में उन्होंने डिफरेंस के लिए हर्ब, श्रब और ट्रीज़ को बताया। हर्ब्स जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है, और जो छोटे प्लांट्स होते हैं लेकिन उनके पास में तना प्रेजेंट होता है, तना होता है उनके पास में, उन्हें श्रब्स कहा। और उसके बाद में जो बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, बड़े ट्रीज़ हो जाते हैं वो। तो एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन में बस यही था। ये इतना सेटिस्फाइड नहीं हुए इससे लोग, तो इसलिए आगे और साइंटिस्ट आए। उसके बाद में लिनियस आए। कैरोलस लिनियस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बायोलॉजी में। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैरोलस लिनियस ने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने उस चैप्टर की वीडियोस बना रखी है। लिविंग वर्ल्ड का मैंने 1 शॉट बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने हमें प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस बताया। उन्होंने प्लांटे और एनिमल 2 किंगडम बताए। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दी थी, और इनकी क्लासिफिकेशन का बेस था CCLMR। ये मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है। और इनकी क्लासिफिकेशन वैसे तो ठीक थी, लेकिन हर क्लासिफिकेशन के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो इनकी क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक ये थे कि ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाए थे। इसी तरह उन्होंने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में भी कोई डिफरेंस नहीं किया था। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में हम भी आते हैं, एनिमल्स भी, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी वो कोई डिफरेंस नहीं कर पाए थे। तो इसलिए लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी फेल रहा था। लेकिन हम इस चैप्टर में उनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कुछ तो बताया था, इसलिए। उसके बाद में आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हैकल ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सेम था लीनियस की तरह, बस उन्होंने एक और ग्रुप बना दिया था, प्रोटिस्टा। प्लांट्स, एक था प्लांट किंगडम जिसमें प्लांट्स को रखा गया, एक था एनिमल किंगडम जिनमें एनिमल्स को रखा गया। प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनको लेके थोड़ी सी भी कंफ्यूजन थी, जो ना प्लांट्स से मैच कर रहे थे और ना ही एनिमल्स से। तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बन गया प्रोटिस्टा, उनको उस ग्रुप में रखा गया। उसके बाद में आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में पोपलैंड ने हमें बताया था कि उनका जो क्लासिफिकेशन था वो हैकल की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह ही था, बस उन्होंने एक और नया किंगडम बना दिया था जिसका नाम था मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा।
तो एक हो गया हमारा प्लांट किंगडम, दूसरा हो गया एनिमल किंगडम, उसके बाद में आता है हमारा प्रोटिस्टा, फिर आया हमारा मोनेरा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो ना तो प्लांट्स से मैच कर रहे थे और ना ही एनिमल से। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये RH विटेकर ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है नीट में भी और अब CBSE में भी MCQs आते हैं उसमें। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के ही 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से सेम था, बस उन्होंने फंगाई के लिए एक नया किंगडम बना दिया। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एक था प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, फिर आया प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा और लास्ट में फंगाई। और इनके जो क्लासिफिकेशन का बेस था उसमें से ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। तो इन्होंने बताया था सेल वॉल के बारे में, सेल टाइप के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे डिफरेंस किया, मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के उस पर, रिप्रोडक्शन पे, फाइलोजेनिक एनालिसिस, न्यूट्रिशन। फिर एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया जो कि कार्ल लुईस ने दिया। ये NCERT में गिवन नहीं है तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब हम एक एक करके सभी किंगडम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। NCERT में सबसे पहले मोनेरा किंगडम दिया है, लेकिन मैं फंगाई किंगडम पहले पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। फंगाई किंगडम के नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम फंगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंगस सबसे पहले मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको हमने मोनेरा में रखा था। तो फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इनके पास में हाइफे प्रेजेंट होते हैं जो फिलामेंट्स होते हैं और हाइफे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैं हाइफे का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। हाइफे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर हाइफे सिंपली ऐसे हैं तो इनको हम कहते हैं ये एसेप्टेट हाइफे होते हैं। अगर इनके बीच में ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इनको हम कहते हैं कि ये सेप्टेट है। इनमें सेप्टा बना हुआ है इसलिए इन्हें सेप्टेट हाइफे कहते हैं। जो सेप्टेट हाइफे होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एसेप्टेट हाइफे होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगस में। इनके पास में माइसीलियम प्रेजेंट होता है। माइसीलियम एक नेटवर्क की तरह होता है, एक गुच्छे की तरह होता है। गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। लोमोजोम्स एक स्ट्रक्चर होता है वो भी प्रेजेंट होता है। ये फूड का स्टोरेज करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये स्पोरुलेशन करते हैं। स्पोरुलेशन से हमारे अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। एक बनता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इनके पास में बाईफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और एंडोजीनस होते हैं, यानी कि जो इनके स्पोर्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, बाहर नहीं। उनके जो स्पोर्स होते हैं वो किसी चीज़ से कवर होते हैं। दूसरे आते हैं हमारे स्पोरोजीनस स्पोर्स। ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं और ये भी एंडोजीनस होते हैं, इनके स्पोर्स भी कवर होते हैं। फिर आते हैं कोनिडिया। कोनिडिया इम्पॉर्टेंट है। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं, एंडोजीनस होते हैं, बेसिक पेटालिकम होते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, इन 3 स्टेप्स से फॉलो होती है।
अब उसके बाद में जो फंगस में क्लासिफिकेशन हुई है उसके लिए कुछ बेसिस होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बाहर बाहर से देख रहे हैं। मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर भी दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 5 क्लास 11th बायोलॉजी में। तो वो और एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से किसी चीज़ को स्टडी करना, बाहर के स्ट्रक्चर्स देख के, और एनाटॉमी का मतलब होता है कि उस चीज़ को अंदर से भी देखना। एनाटॉमी में टिश्यूज़ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी भी चैप्टर 6 है एनाटॉमी वाला। और तो फंगस की क्लासिफिकेशंस के लिए हमारे पास में ये बेसिस होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम बताया था, उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी स्पोर्ट्स के बारे में देखते, फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में देखते। तो हम देखते हैं जो हमारे अलग अलग तरह के फंगस हैं उनकी क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे पास में अलग अलग तरह के फंगस हैं, उनके बीच में हम डिफरेंस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरह से बन जाता है। तो अगर आप इस टेबल को पढ़ लेंगे तो उससे आपका पूरा फंगस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं और उसी के बेसिस पे डिफरेंस किया। ये होते हैं हमारे ओमसाइट्स। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है और ये सीबीएसई बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहला कैरेक्टर हमने जो लिया है वो है माइसीलियम। तो ओमसाइट्स में जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और क्वानोसाइटिक होता है। एसेप्टेट का मतलब मैंने भी बताया था, जिनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते उनको एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। वहीं जाइगोमाइसीड्स में भी एसेप्टेट हाइपो प्रेजेंट होते हैं। एस्कोमाइसीटीज़ में सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं। बेसिडोमाइसीटीज़ में भी सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं और ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में भी सेप्टेट। ओमाइसीटीज़ और जाइगोमाइसीटीज़ में क्वानोसाइटिक होते हैं, जबकि एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में मल्टीसेलुलर। फिर दूसरा कैरेक्टर हमने लिया है सेल वॉल। जो ओमाइसीटीज़ होती है उसकी सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जाइगोमाइसीटीज़, एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरोमाइसीटीज़ की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। फिर अगला कैरेक्टर हमने लिया है प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम ओमाइसीटीज़ में डोमिनेंट होता है, जाइगोमाइसीटीज़ में भी डोमिनेंट होता है, एस्कोमाइसीटीज़ में भी डोमिनेंट होता है। बेसिडोमाइसीटीज़ में जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो शॉर्ट लिव होता है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए होता है। ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में भी डोमिनेंट होता है। फिर सेकेंडरी जो माइसीलियम होता है वो ओमाइसीटीज़ में एब्सेंट होता है, यानी कि उसमें सेकेंडरी माइसीलियम होता ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरी माइसीलियम होता है। जाइगोमाइसीटीज़ में भी एब्सेंट होता है। एस्कोमाइसीटीज़ में प्रेजेंट होता है लेकिन शॉर्ट होता है। बेसिडोमाइसीटीज़ में डोमिनेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में भी एब्सेंट होता है। अगला जो कैरेक्टर है वो हमने लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ओमाइसीटीज़ है उसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ये अभी पीछे भी पढ़ाया था। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट शो कर सकते हैं। जाइगोमाइसीटीज़ में स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। एस्कोमाइसीटीज़ में कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी मूवमेंट शो नहीं करते। बेसिडोमाइसीटीज़ में फ्रेगमेंटेशन होती है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में भी कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते हैं। फिर अगला कैरेक्टर हमने लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ओमाइसीटीज़ होता है उसमें गेमेटोजीनियल होता है, गेमेटोजीनियल कॉन्टैक्ट होता है। जाइगोमाइसीटीज़ में कॉपुलेशन होती है। एस्कोमाइसीटीज़ में कंजुगेशन और गेमेटोजीनियल दोनों होते हैं।
बेसिडोमाइसीटीज में सोमेटोगोनी होती है, जबकि ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिर आता है हमारा सेक्स ऑर्गन। ओमाइसीटीज में सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है। जाइगोमाइसीटीज में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम प्रेजेंट होते हैं, बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिडोमाइसीटीज में एब्सेंट होते हैं, ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स देख लेते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओमाइसीटीज में ओ स्पोर प्रेजेंट होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, ओमाइसीटीज ओ स्पोर। जाइगोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर्स, एस्कोमाइसीटीज में एस्कोस्पोर्स, बेसिडोमाइसीटीज में बेसिडोस्पोर्स और ड्यूटेरोमाइसीटीज में एब्सेंट। फिर देख लेते हैं साइट ऑफ मियोसिस। ओमाइसीटीज में ओस्पोर्स, जाइगोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसीटीज में एस्कोस, बेसिडोमाइसीटीज में बेसिडियम, ड्यूटेरोमाइसीटीज में एब्सेंट। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओमाइसीटीज के एग्जांपल में आता है हमारा फाइटोफैन और एडब्यूको। जाइगोमाइसीटीज का एग्जांपल होता है राइजोपस और मेकर। एस्कोमाइसीटीज के जो एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हो से जाता है। एस्कोमाइसीटीज का एग्जांपल होते हैं मोरल्स और ट्रफल्स। ये एडिबल होते हैं, यानी कि ये खाने में काम आते हैं, खा सकते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल इनका होता है क्लेविसेप्स। फिर न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम एक एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडीज में हेल्प होती है, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती है। फिर एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर के बारे में क्लास 12th बायोलॉजी के माइक्रोब्स वाले चैप्टर में बताया गया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे जो एस्परजिलस नाइगर होता है ये एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। फिर बेसिडोमाइसीटीज के कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद में ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जांपल्स। ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जांपल्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ट्राइकोडर्मा। तो अभी की वीडियो में हम बस फंगस किंगडम तक कवर करेंगे, आगे की वीडियोज़ में हम अपने बाकी के बचे हुए किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है उसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसमें हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम मोनेरा कवर करेंगे और प्रोटिस्टा, उसके बाद में वायरस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ड्रॉबैक रह गया था, ये ड्रॉबैक था उन्होंने वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो उसको एनसीईआरटी में अलग से लास्ट में बताया गया है, तो अगली वीडियो में हम वो भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।